सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से पाठ 4 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। और कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। इनका जन्म हुआ 1934 में और मृत्यु हुई 2018 में। केदारनाथ सिंह का जन्म जो है वो बलिया जिले में हुआ, चकिया गांव में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने एमए किया और उसके बाद वहीं से उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की। और कुछ समय वहाँ गोरखपुर में वो हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश लिया और उसके बाद से उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। यानी किसी भी तरीके की रचना जो है उन्होंने सिर्फ अपने आधार पर की है, अपने मन से की है और सब जगह से, यानी कि प्रोफेसर रहकर उन्होंने बहुत काम किए हैं। उसके बाद जब उन्होंने अवकाश ले लिया तो उन्होंने स्वतंत्र लेखन ही किया। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अब जो केदारनाथ सिंह जो हैं उनकी कविता जो है वो, उनका जो मुख्य विषय अगर आप देखें तो वो मानवीय संवेदनाओं को है। इंसान, मनुष्य के मन में क्या चलता है उससे संबंधित उनके विषय रहते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है और हमने जैसा कि पढ़ा ही है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पर पीएचडी की थी। तो अपने इस कौशल का प्रयोग उनकी रचनाओं में साफ उन्हें वो परिलक्षित कराते हैं, यानी अपने इस कौशल का प्रयोग अपनी रचनाओं में वो सामने लाते हैं और उनकी कविताओं में हमें बिंब विधान देखने को मिलता है। बिंब विधान का मतलब ये होता है कि ऐसा दृश्य प्रस्तुत करना कि आपको लगे कि आप उस दृश्य को स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से लिखना। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में, जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। यानी संवेदनाएं, यानी जो इमोशंस हैं वो, और जो गहन विचार होते हैं, यानी गहराई में जो विचार होते हैं, उनको अपनी कविताओं में साथ लेकर चलते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये उनकी कविताओं की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हम इसको अपनी कविताओं में विशेष में भी लिख सकते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यानी अगर जीवन है तभी प्रकृति भी कुछ है और वस्तुएं भी कुछ हैं। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले गया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है। पारदर्शी मतलब जिसे पढ़कर आप तुरंत साफ समझ जाएं उसे। और उनमें एक नई ऋजुता और बेलौसपन आया है। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। यानी आम जीवन कैसा होता है, आम लोग किस तरीके से जीते हैं, उनकी रोज़मर्रा कैसे होते हैं, उस जीवन को उन्होंने अनुभव किया है और उसको परिचित कराया है अपने बिंब विधान से अपनी रचनाओं में। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। यानी जो लेखन शैली है उनकी, उसमें जब वो बातचीत की, जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसको बहुत ही आसानी से पेश किया है जिससे कि पढ़ने वाला आसानी से समझे। तो बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास, मतलब एकदम से ही बिना किसी प्रयास के ही सामने दिखाई देता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि कई सम्मानों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। काव्य संग्रह की बात की जा रही है यहाँ पर, सिर्फ कविताएं नहीं। और काव्य संग्रह के अंदर और भी कई अन्य रचनाएं होती हैं। तो 7 काव्य संग्रह हैं जिनकी बात की जा रही है यहाँ पर। अभी, बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल,
कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। आलोचनात्मक पुस्तकें अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी विषय को लेकर जिस पर या तो पहले कोई रचना की जा चुकी हो या फिर किसी कवि को लेकर व्यक्ति अपने पर्सनल थॉट जो होते हैं, अपने व्यक्तिगत जो विचार होते हैं, उसको सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष में पेश कर सकता है, उसे आलोचनात्मक पुस्तकें कहते हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह हैं। निबंध जो कि बहुत ज़्यादा गहन विचारों को पेश करने वाली विधा होती है। निबंध, ये जो परीक्षाओं में निबंध लिखा जाता है, ये वो निबंध नहीं होते हैं। निबंध जो हैं बहुत ही गहन विचार वाले, जिस तरीके से कहानी उपन्यास होते हैं उसमें जीवन के कई रंग दिखते हैं, वैसे ही निबंध जो है वो व्यक्ति कितनी गहराई से सोच सकता है किसी विषय को लेकर, वो उससे संबंधित विषय होता है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह जो है प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। अब आप इसका शीर्षक भी आराम से याद कर सकते हैं कि कुछ चुनी हुई कविताएं हैं, यानी कुछ मुख्य हैं, कुछ स्पेशल है उसमें। तो प्रतिनिधि का भी अर्थ वही होता है, तो प्रतिनिधि कविताएं उस संग्रह का नाम है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित, अनुदित मतलब अनुवाद यानी ट्रांसलेट, जो काव्य संग्रह हाल में प्रकाशित हुए हैं। यानी उन्होंने कई सारी अन्य भाषाओं की कविताओं को या फिर रचनाओं को भी अनुवाद किया है, ट्रांसलेट करके हिंदी में प्रस्तुत किया है, जिसका नाम ताना बाना रखा गया है। अब इस पाठ्यक्रम में आपके दो कविताएं जोड़ी गई हैं केदारनाथ सिंह द्वारा रचित। एक का नाम है बनारस, दूसरी का नाम है दिशा। इससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत है, उसे भी समझ लेते हैं। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस क्या है, इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। पहले कैसे था, अब कैसा है, इसकी ये कितना पुराना है और इसके प्राचीन होने से संबंधित कितनी कहानियाँ, कितनी कथाएँ जुड़ी हुई हैं और ये क्यों इतना चर्चित शहर है, वो भी इसमें बताया जाएगा। तो बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ, सांस्कृतिक यानी ईश्वर की पूजा भक्ति से संबंधित ये शहर है, तो सांस्कृतिक भाव इसमें ज़्यादा दिखते हैं। उस वैभव के साथ साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है, यानी जो दिल से और एकदम गहराई से बनारसीपना जो दिखता है, वो भी जहाँ जहाँ दिखता है, जिस तरीके से दिखता है, वो भी दिखाया गया है। बनारस जो कि शिव की नगरी है और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। जब अचानक से बनारस में भक्ति में मशगूल यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, तो जो भिखारियों के कटोरे खाली पड़े रहते हैं, उनमें भी जब भीख पड़ने लगती है, उनको भी सहायता मिलने लगती है, तो जिस तरीके से वसंत के आने से प्रकृति जो है वो फूलों से, रस से, गंध से सराबोर हो जाती है, वैसे ही भिखारियों के कटोरे भी जो हैं वो दया से, लोगों की दया से भर जाते हैं। और इसी के लिए कवि उसको कविता में बोलते हैं कि भिखारियों के कटोरे में भी वसंत उतर आया है। इस शहर के साथ मिथकीय एक मिथक है, जो आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य यानी समीप से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। बहुत से लोगों का मानना है कि बनारस में लोगों को मोक्ष मिल जाता है, और ये आस्था है, ये मिथकीय आस्था है लोगों की, जो यहाँ से जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिता अग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। बनारस में यही देखने को मिलता है कि आस्था है, और आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। कहीं घाट पर दिए जलते दिखेंगे, तो कहीं निरंतर जलती जो चिता की अग्नि है वो दिखने को मिलेगी, या फिर हवन का उठता हुआ धुआं। और यही तो सिर्फ बनारस है। यहाँ हर कार्य अपनी रौ में होता है, यह बनारस का चरित्र है।
आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। ये कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। यानी जो कविता है वो लिखित रूप में तो सरल लगती है, लेकिन सोचने के आधार पर, अर्थ के आधार पर बहुत ही गहरे विचार लिए हुए है। कविता का शिल्प जो है विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है। यानी कवि कितना बारीक सोच सकते हैं, उसकी दृष्टि कितनी बारीक नज़र जो है वो सब विचारों को सामने रखती है, वो इस कविता से हमें दिखती है। दूसरी कविता है दिशा। दिशा जिसमें कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। दिशा कविता जो है इसमें जो बच्चे होते हैं उनके मन से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि ये पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग है, भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु है, यानी कविता जो है वो छोटे आकार की है और ये कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सहज है। यानी जो दिशा कविता है इसके माध्यम से हमें कवि ने ये बताया है कि बच्चों को लोग अक्सर छोटा समझ के उनको ना समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों से भी कई चीज़ें जो हैं वो जीवन की बड़ी सीख देने वाली चीज़ें जो हैं सीखी जा सकती हैं। जब कविता के अंतर्गत कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है, तो वो हिमालय की दिशा को उस ओर बताता है जिस ओर वो अपनी पतंग उड़ा रहा होता है, जो ये इशारा कर रहा होता है कि जिस लक्ष्य पर आप केंद्रित हैं वहीं पर ही आपकी सारी दुनिया बसी होनी चाहिए और एक दिन आप उस लक्ष्य को साधते हुए दिखेंगे। तो हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, अपने ढंग से वो चलता है, लेकिन बच्चा जो है उसके इस बाल सुलभ उत्तर से जो कवि है वो किस तरीके से मोहित हो जाता है वो इस कविता में हमें देखने को मिलेगा।